नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट महेश सभा से स्वागत करता हूँ आपका चैनल 6 नेटवर्क पर। आज हमारे पास है हमारे साथ हैं एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजर श्री श्रीकांत हज़ारे जी जो नागपुर से हैं। आए हैं पहली बार हमारे मुंबई के स्टूडियो में आपसे मिलने। आपके साथ वो शेयर करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, किस प्रकार से 2025 इस साल के अंदर आप ज्योतिष के माध्यम से अपने भविष्य को चमका सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे मित्र और ज्योतिषाचार्य श्री श्रीकांत हज़ारे जी का। महेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हज़ारे साहब ये बताइए कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई? आप किस प्रकार से ज्योतिष के अंदर एक निपुणता आपने हासिल की और क्या संदेश देना आप चाहेंगे हमारे नागरिकों को, हमारे दर्शकों को? महेश जी, मुझे बचपन ही से ज्योतिष का बड़ा आकर्षण था। ग्रह, तारे, नक्षत्र बड़ा आकर्षित लगते थे मेरे को और ये सारी चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने पाश्चात्य ये देखा, भारतीय ज्योतिष देखा, वैदिक देखा, केपी देखा, भृगुत देखा, रावण संहिता देखी। मुझे ज्योतिष में बड़ा आनंद आने लगा। जीवन को सुलभ बनाने का रास्ता मेरे को यहाँ से दिखा। मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का एक रास्ता है। इसलिए मैं ज्योतिष में इंटरेस्ट तैयार हुआ, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। गुरुजी क्या पाश्चात्य ज्योतिष विद्या और हमारी जो भारत की ज्योतिष विद्या है ये सरीखी है, सेम है? क्या दोनों में किसी प्रकार का अंतर है? क्या दोनों चीज़ें एक ही प्रकार का भविष्य बताती हैं? महेश जी, होता क्या है, ये वैदिक ज्योतिष जो है, ये भारतीय परंपरा से सारे जो ज्योतिष ज्ञान, ब्रह्मांड का जो ज्ञान, ये भारतीय लोगों के पास ही था। क्योंकि ये सनातनी लोग सबसे ज़्यादा होशियार लोग, ये साइंटिस्ट अपने ऋषि-मुनि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो अनुसंधान किया, इसका कोई दुनिया में तोड़ नहीं। एक्चुअली होता क्या, अपने यहाँ पे जो ज्योतिष गणनाएँ देखी जाती है, नक्षत्रों से देखी जाती है, जो चंद्र को उनका स्वामी माना जाता है और पाश्चात्य में सूर्य, यानी यानी हर एक आदमी का, यानी कोई भी आदमी का जैसा मंथ वाइज़ उसका एनालाइज़ करते हैं, अपन उनका नक्षत्र वाइज़ एनालाइज़ करते हैं। ज़रा साहब आप बताइए कि नक्षत्र क्या होता है? नवग्रह क्या है? 12 भाव क्या होते हैं? 12 राशियाँ क्या होती हैं? और किस प्रकार से ये नक्षत्र, ये नवग्रह हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं? महेश जी, देखिए ज्योतिष में 27 यानी पूरी आकाशगंगा को 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। नक्षत्र और 9 अपने ग्रह, जो 9 ग्रह है वो, और 12 राशियों में ये ज्योतिष का पूरा पाराशर में इसको आँका गया है। इसका जो मनुष्य को जो लाभ हुआ, जो ज्ञान, कोई सीक्रेट ज्ञान जानने के लिए अपन ज्योतिष से सारी चीज़ जान सकते हैं। दुनिया में हर चीज़, वो चीज़ आप जान सकते हैं। जैसा लाइट गई तो लाइट कब आएगी? पर उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसको उतना ज्ञान चाहिए, उतना अभ्यास चाहिए। उसका कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन चीज़ है ज्योतिष का कैलकुलेशन करना। क्योंकि ये कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड में भी कैलकुलेशन होता है इसका। तो ज्योतिष ऐसी चीज़ है, आप उसे हर चीज़ देखी जा सकती है इससे, हर चीज़। जैसे 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, इसका कॉम्बिनेशन है। आप किसी को भी को मल्टीप्लाई करो, आपको 108 आ रहे, जो ब्रह्मांड का आंकड़ा है। आचार्य श्री, एक बात बताइए, नॉर्मल आदमी को तो सूर्य और चंद्र ये 2 ही ग्रह मालूम है क्योंकि वो दिखते हैं। लेकिन 7 और ग्रह जो दिखते नहीं, इनकी क्या विशेषता है? सूर्य हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव डालता है? चंद्रमा हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है? थोड़ा बताइए ज़रा सूर्य और चंद्र के बारे में। महेश जी, अपने ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, चंद्र को मन का कारक माना गया है। 2 गुरु गु 2 गुरु, अपने यहाँ पे 2 प्रकार के गुरु, एक दैत्य गुरु और एक अपने एक शुक्राचार्य और अपने एक दैवी गुरु, जो अपने बृहस्पति है। ये दोनों भी गुरु, एक राक्षस के गुरु और एक दैवी गुरु। उसके बाद जो मंगल है, वो है सेनापति, बुध है वो मंत्री, और जो ये राहु और केतु है, ये नोड्स। ये इनकी सबकी एक विशेषता है। सूर्य जो होता है, ये आत्मा का कारक होता है। आत्मा, अरे फादर को देखा जाता है सूर्य से। चंद्र मन का कारक है, बुद्धि ज्ञान का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, गुरु गुरु भी ज्ञान का कारक है। मंगल तेज, एनर्जी, पराक्रम का कारक है। राहु इंट्यूशन से, और केतु केतु आध्यात्म का कारक है। ये सारे ग्रह की अलग-अलग विशेषताएँ, और अलग-अलग इनकी अलग-अलग विशेषताएँ, और इनके अलग-अलग प्रभाव मनुष्य के ऊपर होते हैं। ये सारी लाइट थ्योरी है।
आचार्य जी एक बात बताइए कि अगर कोई ज्योतिष विज्ञान में नहीं मानता, फिर भी क्या ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन पे होगा? देखो, मानना ना मानना उसकी वो उसकी वो समस्या है। एक्चुअली कोई आदमी यदि बोले कि यदि उसने अपने घर में आँख बंद कर दी है और बोले कि सूरज आज उगा ही नहीं, तो उसका उसका वो दुर्भाग्य है, उसका वो दुर्भाग्य है। ज्ञान ज्ञान ज्योतिष ज्ञान इतना इतना प्रखंड ज्ञान है, जिसको समझने के लिए एक विशेष बुद्धि और विशेष मन का एक उसको संचारण, उसको ये उसको विजन लगता है, जो आज के मनुष्य के पास नहीं है। हज़ारा साहब एक बात बताइए कि 12 भाव और 12 राशि ये क्या होता है? एक्चुअली अपने वैदिक ज्योतिष में ब्रह्मांड को 12 भाव में डिवाइड किया गया है। उसको काल पुरुष बोलते हैं। पहला भाव जो होता है, पहला भाव जो होता है वो लग्न होता है। दूसरे भाव से ज्योतिष शास्त्र धन को देखते, कुटुंब को देखते, वाणी को देखते। तीसरे भाव से पराक्रम दिखते, ऐश्वर्य दिखते, कि कीर्ति दिखती है, उसके पराक्रम को दिखते। चौथे भाव को माता का भाव माना गया, सुख का भाव माना गया। सुख का भाव, वाहन का भाव बना। पांचवा भाव बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, रिलेशनशिप, लव, प्रेम, ये सब पांचवें भाव से जहाँ माना जाता है। पांचवें भाव से करियर को भी जाना जाता है। छठवां भाव रोग, रिपु, ऋण और दुर्भाग्य, आदमी के सडन घटना, फॉरेन यात्रा या नौकरी, ये छठवें भाव से देखा जाता है। सातवां भाव पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इवन वो सुख भी ये शयन सुख वगैरह सब सातवें सातवें भाव से देखा जाता है। मैरिज सातवें भाव से देखी जाती है। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इवन इंडस्ट्रीज वगैरह सब सातवें भाव से देखे जाते हैं। आठवां भाव जो है, ये बड़ा उत्तम भाव है, उत्तम आध्यात्म का भाव, ज्ञान का भाव। यानी कि ये आठवां भाव जो होता है, ये सडन गेन, सडन लॉस, ये सब देता है। नौवां भाव आदमी का भाग्य का भाव होता है। आदमी का पुरुषार्थ और भाग्य का भाव होता है। दशम भाव आदमी का कर्म का भाव होता है। नौकरी, व्यवसाय, अथॉरिटी, ये दशम भाव से देखा जाता है। 11वां भाव लाभ भाव, आपको कितना लाभ होगा, क्या होगा, कब होगा, ये 11वां भाव से देखा जाता है। और 12वां भाव व्यय भाव। आचार्य श्री ऐसे कहते हैं कि एक सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, लेकिन इन दोनों पिता-पुत्र में बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर सूर्य तेज है, तो उसका तेज को अंधकार में शनि हमको लेके जाते हैं। शनि की ढैया आती है, शनि की महादशा आती है, शनि की साढ़े साती आती, तो लोगों को बड़े कष्टों से गुज़रना पड़ता है। और सूर्य की अगर आती है, तो वो उसको राजयोग मिलता है। ये पिता-पुत्र लड़ते क्यों हैं? महेश जी क्या है, सूर्य और शनि, ये पिता पुत्र का ये इनको माना गया है। एक्चुअली सूर्य जो है, ये आत्मा का कारक है, ज्ञान का कारक है, अधिकार का कारक है। शनि को अपन देखते हैं, शनि एक सेवक है, शनि का दंडाधिकारी है, शनि ज्ञान है, शनि सब कुछ है इस जीवन में। शनि का जो काम है, नवग्रह में, उसको मनुष्य को सही रास्ते पे लाने के लिए एक इसका अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया, इसलिए शनि का उस जीवन में कर्म से रिलेटेड होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा महत्व है। रहा सवाल साढ़े साती का, ये मनुष्य को ऐसा लगता है कि शनि बहुत तकलीफ देते हैं, ये है, और सूर्य बहुत अधिकार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। श- सूर्य जो होता है, वो यदि अच्छे जगह पे बैठा है, जैसा एक आपको एक एग्जाम्पल बताता, मान के चलो सूर्य 11वें भाव में, सिंह राशि में, कृतिका खुद के नक्षत्र में बैठा हुआ है, खुद के नक्ष कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये मनुष्य को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, राजयोग मिलेगा, ये मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा होता करके। होता क्या है? एक राजा है, जो राजा है, वो सही, यदि सो राजा सही है, तो क्या करेगा? जो चीज़ सही होती है उसको सही बोलेगा, जो चीज़ गलत होती है गलत बोलेगा। सूर्य है ना, आत्मा का कारक है, वो कभी किसी को सुनता नहीं, वो कभी किसी को सुनता नहीं। इसलिए 11वें भाव में यदि सूर्य है, तो उसको अच्छा चरित्र, अच्छा शासन, अच्छा एक करता है तो ठीक है, नहीं तो उसको पूरा का पूरा उसको उसका लाभ खत्म कर देता सूर्य। आदमी को दरिद्र अवस्था में कोच देता, और ज्योतिष बोलते कि 11वें में सूर्य था, इसका पैसा हो गया। तो क्या होता, इसका पूरक शनि है। शनि कर्म का कारक है, शनि ज्ञान का कारक है, शनि मोक्ष का कारक है। शनि महाराज उसको हर हर व्यक्ति को एक सही दिशा में लाते, उसको उसको दंड देते और उसको सही रास्ते पे लाते। उसको उसके साढ़े साथी में जमा था, उसका टीचिंग पीरियड चालू हो जाता, उसका लेसन सिखाते।
पहली साढ़े साथी का पहला चरण सर के ऊपर होता, द्वितीय सांस इसके स्टमक और पेट के ऊपर होता, और तीसरा उसके पैर पे होता। जब शनि शनि एंटर करता तो आदमी को बहुत सारी अड़चने आती, इसकी आती क्योंकि उसको ज्ञान देने का रहता, उसको निगेटिव इसमें डालते उसको सिखाते, और जब उसको छोड़ते तो सारा ऐश्वर्य गया था। आखिर सूर्य और शनि ऐसे कोई शत्रु वत्रु कुछ है नहीं, पर मनुष्य को ऐसा लगता कि ये एक दूसरे के शत्रु है, ऐसा नहीं है। आचार्य जी, आपने कहा कि सूर्य आत्मा का कारण है, तो क्या कोई मन का भी कारक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। चंद्र जो होता वो मन का कारक होता। मन मन वो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आत्मा आत्मा जैसी ये है, यदि किसी का मन खराब हो गया, यदि उसका मन दूषित हो गया, तो जिंदगी में कितने भी ऐश्वर्य उसके पास रहे वो सारे खत्म हो जाते। मान के चलो चंद्र यदि क्षीण हो गया, चंद्र यदि क्षीण हो गया, तो मनुष्य अपने सर्व सब समस्त ऐश्वर्य रहने के बाद भी अपने आप को दुखी समझ के अपने भाग्यों को अच्छे भाग्यों को दुर्भाग्य में प्रभावित करता। अब हमें बुध के बारे में बताइए, गुरु के बारे में बताइए, शुक्र के बारे में बताइए, शनि के बारे में बताइए। महेश जी, ये जो बुध ग्रह है, ये वाणी का कारक है। इसको मंत्री का दर्जा दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। ये अपन इसको देखें तो ये लोशो बृहद्वेदन अपने न्यूमरोलॉजी में इसको बीच में रखा गया है। बुध का जीवन में बहुत ज़्यादा असर है। आप अच्छी वाणी बोलते हो, लोग आपके करीब आते। बुरी वाणी बोलते हो, आप लोगों से दूर होते हो। आप बुध ज्ञान का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध ऐश्वर्य का कारक है, बुध युवराज है। बुध तुमको ज्ञान सिखाता है, सब इतने हर चीज को तुमको सिखाता है, तुमको बहुत फास्ट रिजल्ट देता है बुध। ऐसा बुध का कारक है, कार्य है। रहा सवाल अब मंगल का, मंगल ये सेनापति है, ऐश्वर्य का कारक है, ऊर्जा है। जिस मनुष्य के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए मंगल का रोल जीवन में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मंगल को देखा जाता है। रहा बात शुक्र, आज की दुनिया में जो शुक्र है वो ऐश्वर्य है। जैसा गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, परफ्यूम चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इस दुनिया में जो कुछ है, आज की दुनिया में सब शुक्र से रिलेटेड हो रहा। शयन सुख हो गया जो है वो शुक्र से था। अच्छा, शुक्र और मंगल में क्या है? जनरली शुक्र जो होता ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता कि गुरु कारक है। शुक्र और मंगल ये शादी के कारक है। जैसा किसी आदमी के कुंडली में मंगल दोष हो गया, उसकी शादी में विलंब होता, उसका शुक्र ठीक करना पड़ता, उसका मंगल ठीक करना पड़ता। ये पूजा पाठ से होता। अब तीसरा चौथा सवाल ये है आपका कि राहु और केतु। राहु केतु ये जो है ये लोगों को, ये ग्रह नहीं है, ये ये है नोड्स है जिनका एक दूसरे से 180 डिग्री के पे होता है। तो राहु जो होता है वो एक राक्षस था, उसका जब क्या बोलते हैं सुदर्शन चक्र से जब समुद्र मंथन हुआ तो उसने सौंग ये पिया था, उसका दो भाग हुए, एक को राहु बना और दूसरे को केतु बना। तो राहु जो होता है वो इमेजिनेशन, आइडिया, रिसर्च, प्लानिंग, डिवाइननेस, ये सब राहु से देखा जाता है। और केतु जो होता वो आत्मा का कारक है। वो मोक्ष, संन्यास, ज्ञान, और केतु डिटैच करता, वैसा राहु अटैच करता। जैसा राहु एखादे आदमी को व्यसन लगाएगा, दारू पीने जाएगा, सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा कि उसका राहु खराब है। उसका राहु अच्छा है तो बहुत लोगों की मदद करेगा, सेवा करेगा, और ज्ञान प्राप्त करेगा, रिसर्च करेगा, और देश के प्रति वफादार रहेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वैसी केतु अच्छा रहने से आदमी की लोगों की मदद करेगा, अपना धन जनसंपर्क में लगाएगा, और ज्ञान को प्राप्त होगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। आचार्य जी, एक बात बताइए कि मांगलिक कुंडली क्या होती है? और क्या कोई मांगलिक कुंडली वाला बिगर मांगलिक कुंडली वाले के साथ शादी कर सकता है? और अगर शादी की तो इसके क्या परिणाम होंगे? अच्छे होंगे, बुरे होंगे? ये क्या है? देखिए, यदि कुंडली में मंगल दोष है, यदि लग्न में, सप्तम में, छठवें, आठवें, 12वें में मंगल होता है तो इसको दोष माना गया है लोगों के हिसाब से। किसी के घर में तीव्र दोष होता है। पर कुंडली में यदि गुरु की दशा, गुरु की सप्तम दृष्टि, यदि गुरु की दृष्टि यदि सप्तम स्थान में है, सप्तम स्थान में गुरु हो, तो मंगल दोष का नाश होता। तो मंगल दोष उसका करीब करीब खत्म हो जाता। जनरली लोग मंगल दोष के लड़की से शादी इसलिए नहीं करते कि वो डरे हुए रहते हैं, पर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप बताइए कि कलयुग में हम हैं और कलयुग का राजा राहु को कहा जाता है। तो राहु से भी बहुत लोग डरते हैं। राहु की दशा है, राहु का काल है, राहु का फलाना है, राहु की अंतर्दशा है। तो इसमें लोगों को राहु से किस प्रकार से फायदा मिल सकता है? क्या उपाय करने से राहु शांत हो सकता है? इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए महेश जी, क्या है, राहु है ना,
ये राहु एक फास्ट मूविंग ये है, इमेजिनेशन है, आइडियाज़ है, प्लानिंग है। आज की दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, वो सब राहु रूल करता। होता क्या राहु जो है, एक्चुअली खराब राहु के ये लक्षण है कि वो मनुष्य व्यसन को ज़्यादा दारू पीता, वेश्यावृत्ति को प्राप्त होता। ये नेगेटिव राहु की ये है। गंदे कपड़े पहनेगा, उसका जो साउथ वेस्ट उसके घर का हमेशा गद्दा पड़ा रहेगा। इस इसके उसके राहु के खराब होने के लक्षण है। राहु के अच्छे लक्षण क्या है? जब राहु की दशा लगने से आदमी खराब होता है या नहीं होता, ऐसा राहु की दशा में लोग महान रिसर्च करते, महान साइंटिस्ट बने हुए राहु की दशा में, महान ज्ञानी लोग बने हुए। शर्त यह है कि उस आदमी का आचरण कैसा है, उसका गुरु कैसा है, उस राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है कि नहीं है। यदि राहु शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो तुमको अच्छा प्लानिंग देगा, अच्छा मनुष्य बनाएगा, तुमको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। वही राहु पे यदि किसी कुछ अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो तुमको निगेटिव तरफ के ले जाएगा और तुम्हारी लाइफ पूरी खराब कर देगा। आजकल तो ऐश्वर्य और संपत्ति और धन संपदा के लिए लोग तो सिर्फ एक ही ग्रह के पीछे पड़े, उस ग्रह का नाम है शुक्र। और आप देखेंगे कि जितने भी बड़े लोग हैं, वो हमेशा शुक्र के संदर्भ में अपने ज्योतिषियों को पूछते हैं। क्या शुक्र ग्रह का महत्व इतना ज़्यादा हमारे जीवन में है? तो शुक्र ग्रह का है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, ये बात उतनी सच है कि जिसके शुक्र खराब हो, उसको उसको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। होता क्या है? अच्छा शुक्र यानी क्या है? अच्छा शुक्र यानी अच्छा आचरण भी माना जाता है। सर्वशास्त्र प्रोक्त कार्य भार्गवे प्राणाम्यम। शुक्र को ज्ञान ज्ञान का भंडार है शुक्र। सब शास्त्रों का उस शुक्र को ज्ञान होता। ब्यूटी हो गई, ये आपका लस्ट हो गया, आपकी गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सब ये सुगंध हो गया, ये सब शुक्र के अधीन है। शुक्र शुक्र जो होता ग्रह मनुष्य को कामी बना देगा। पर ये यदि शुक्र यदि बहुत उच्च का भी है, पर उसने स्त्री का सम्मान नहीं किया, यदि उसने अपने ऐश्वर्य को अच्छे जगह नहीं लगाया, उसने अच्छे काम धर्म के नहीं आया, तो शुक्र खराब हो जाता और उस मनुष्य को दरिद्री अवस्था प्राप्त होती है। तो बहुत सारे लोगों को देखा जाए, अच्छी शुक्र होने के बाद भी जेल में पाया गया है। क्यों? क्योंकि आचरण स्त्री के प्रति अच्छा अच्छा नहीं होता, इसके उसको जेल भी यात्रा हुई है। आचार्य जी, एक बात बताइए बोली। कि 2 लोग एक ही समय पे, एक ही अगर प्रदेश में जन्मे हों, एक ही ग्रह नक्षत्र के देश में दिशा में जन्मे हों, तो ये दोनों का भविष्य जो है वो भिन्न-भिन्न होगा कि एक सा का होगा? होता क्या है मालूम है क्या महेश जी? एक दोनों भी एक ही नक्षत्र में पैदा गए, एक ही जिजीर पैदा हुए, एक ही समय पे पैदा हुए, ठीक है? तो दोनों को भाग्य भी एक जैसा रहेगा। ये बात उतनी सच है। और होता क्या है? तुम्हारे कुंडली में जैसा हर एक आदमी की कुंडली में बाकी के ग्रह भी प्रभाव डालते हैं। जैसे उसके माँ, पिताजी, उसके मित्र, उसका उसका जो वर्ग है, वो सब उसके ऊपर प्रभाव डालता है। वो प्रभाव की वजह से उसको, जैसा कि इसको एक गाड़ी मिली, कार मिली, बंगला मिला, उसको सब बहुत बड़ा वो अंबानी जैसा हो गया। दूसरे को भी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा गाड़ी, बंगला का, और उसका जो ऐश्वर्य रहेगा वो छोटा रहेगा। क्यों? ये सब चीज़ उसके दशम स्थान से देखी जाती है, कर्म। उसके कर्म अच्छे तो उसको भाग्य उसका बुलंद है, कर्म अच्छे नहीं तो उसका भाग्य खराब। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि लोग भोग की कामना करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में मोक्ष का स्थान भोग से ज़्यादा है। तो मोक्ष और भोग, भोग और मोक्ष, इसी के बीच में पूरा संसार बटा हुआ है। थोड़ा बताइए ना कि भोग का स्वामी कौन है और मोक्ष का स्वामी कौन है? देखो, शरीर से श्रेष्ठ होता है मन, मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि, बुद्धि से परे होती है आत्मा। होता क्या है? लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो आपका मोक्ष है। मनुष्य क्या होता, ये अज्ञान जो होता, अज्ञान जो होता वो लालसा के तरफ लेके जाता, लोभ के तरफ के लेके जाता। जो अज्ञानी लोग रहते वो हमेशा ये बोलते ये पैसा ही शाश्वत है, स्त्री ही भोग है। पर उसको यानी सुख सुख क्या होता, उसके परिचय जो उसकी तो पैसा, ऐश्वर्य, दारू, ये स्त्री सुख, ये शयन सुख, इसी को ही सुख मानता। पर जो ऋषि मुनि होते उन जिनको ज्ञान प्राप्त होता, वो वैराग्य से प्राप्त होता, वो सबका त्याग करते और वो आत्मा को प्रश्नहीन करते। जब मनुष्य की आत्मा प्रश्नहीन होती है, तब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है जी। तो होता क्या, हर एक आदमी की प्रवृत्ति के ऊपर उसका अलग अलग सुख लिखा हुआ है। जैसा किसी को लगता पैसे में सुख है,
किसी को लगता गाड़ी चलाने में सुख है, किसी को शयन सुख अच्छा लगता, किसी को ऐसा लगता कि मैं दान धर्म करूँगा, उसमें सुख मिलता, किसी को गरीबों को वो दान करता, वो उसको बहुत सुख मिलता उसको। तो ये जीव की अगर अपनी-अपनी जीव की अलग-अलग परिभाषा। रहा शुक्र का सवाल, तो शुक्र हमेशा आदमी को भोग की तरफ लेके जाता। पर जो जैसा मनुष्य जैसा अपन रहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू जैसी कर्म करेगा वैसी तेरे को फल मिलेगा। जैसी कर्म करेगा, मनुष्य जैसी कर्म करेगा वैसी प्रवृत्ति को प्राप्त करेगा। जैसी प्रवृत्ति को प्राप्त करेगा उसका नेक्स्ट जन्म वैसे होगा, ये जन्म में भोगेगा, अगले जन्म में फिर से आएगा। उसकी जर्नी यदि जीवन जीव का जो उद्देश्य है माइक जी, जीव का उद्देश्य ये है कि उसको मोक्ष प्राप्त करना ही जीव का उद्देश्य है। तो क्या है, यदि किसी मनुष्य के अंदर ग्रह दोष है या कुछ है, तो उसने उसने है ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो जीव यानी जो जीव भगवान के शरण में रहता, उसको आपत्ति जरूर आती, क्योंकि उसके कर्म के जैसे आपत्ति आती। इस ग्रह के प्रभाव से कोई नहीं बचा, पर वो मानेगा कि अपने प्रभाव को मिनिमाइज कर सकता, अपने कर्मों के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा वो पुण्य कमाया जाता। मुझे एक बात बताइए कि अलग-अलग ग्रहों के और नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कुछ योग बनते हैं जो लोगों को सफलता की तरफ लेके जाते हैं और कुछ दोष बनते हैं जैसा कांसेप्ट दोष है और लोगों को नकारात्मक चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो योग क्या है और दोष क्या है? होता क्या, जैसा एक आदमी एखादे अपन एक दो मित्र आ रहे अलग अलग जगह से, तो दो जन जहाँ पे मिलते उसको अपन बोलते संयोग। वैसी दो ग्रह का जब कॉम्बिनेशन होता, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती, उसको कॉम्बिनेशन होता है, उसके दृष्टि समान बनते हैं। तो एक दूसरे को जैसा दोस्त मिले तो प्रेम बढ़ेगा, दुश्मन मिले तो झगड़ा होगा। ऐसे ही ग्रह का भी है। जब जब इस सात्विक ग्रह एक दूसरे को देखते तो उनका अच्छे योग तैयार होते। जब तामसिक ग्रह एक दूसरे को देखते तब होते। जब सात्विक और तामसिक ग्रह एक दूसरे को देखते तो एक दूसरे को कट करते हो, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? जैसा अभी अपन बोले गजकेसरी योग, अपन एक महान योग माना जाता गजकेसरी योग। ये योग होता गुरु और चंद्र से। यदि गुरु चंद्र एक साथ रहे, गुरु चंद्र का नौ पंचम योग हो, गुरु चंद्र का सप्तम योग हो, तो इसको इसको गजकेसरी योग कहा गया है शास्त्रों में। होता क्या, अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि शुक्र भी गुरु है। तो शुक्र और चंद्र का यदि मिलन होता तो उसको भी गजकेसरी योग में ही कहा जाता। बुध के साथ भी हुआ तो गजकेसरी योग कहा जाता, पर बहुत सारे लोग इसको मान्यता नहीं देते। शुक्र चंद्र का यदि होता है कोई भी योग, तो उसे गजकेसरी योग होता। ये महान योग है, ये राजयोग दिलवाता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर योग आदमी को उतना दिएगा, क्योंकि हर एक की मैग्नीट्यूड अलग रहती। जैसा मैं पढ़ाता था, तो कुछ बच्चों को लगता था बस कितने मार्क चाहिए तुमको, तो बोलता था 100 चाहिए, कुछ बोलता था 90% चाहिए, कुछ को बोलता था 80% चाहिए। तो जैसी अपन कामना करेंगे वैसी अपनों को प्राप्ति होगी। तो तुम्हारे परिश्रम, कामना, ये भी तुम्हारे ग्रह के सहयोग पे योग डालते हैं। दूसरा बहुत एक दरिद्र योग था। जब भी कोई ग्रह शुभ ग्रह छठवें घर में जाके बैठा हो, उसके ऊपर निगेटिव ग्रह की यदि ये हुई, तो और उसका धन के साथ संबंध है, किसी धन में यदि ये धन छठवें भाव का मालिक धन को देख रहा, तो क्या होगा, और बाकी के भी जो ग्रह उसको निगेटिव ग्रह दर्द कर देते, उसका धन नाश हो जाएगा। तो ऐसे इसको दरिद्री योग बोलते हैं। दूसरा योग एक आता है बुध आदित्य राजयोग, जैसा सूर्य और बुध से होता। तो उस इस योग में मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त होता, राजा जैसी उसको प्रचिति होती। राजा रहेगा ऐसा जरूर नहीं, पर राजा जैसी उसको ये मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। इसको बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण योग होता, जैसा शुक्र और बुध का जब मिलान मिलान होता, उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया था। ये योग बहुत दुर्लभ होता है। यदि ये योग यदि नवम भाव में, दशम भाव में, 11वें भाव में, लग्न में होता, वो बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होता। बेशक कैरेक्टर बहुत अच्छा चाहिए उस आदमी। यदि कैरेक्टर अच्छा रहेगा तभी योग सब सफल होते, अदरवाइज इसको बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं आपको वो एक बहुत अच्छा योग बताता। मान के चलो एक मनुष्य के कुंडली में शनि और मंगल, यानी शनि सपोज 11वें भाव में और मंगल 9वें भाव में, तो उसको दशम भाव से उसको कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। यानी दो ग्रह के बीच में ज्ञात हो गई, उस ग्रह के हिसाब से उसका कैंसर होता, उसको ऐसा पाया गया है। ये ऐसे ग्रह से दिखा जाता है। गुरु जी एक बात बताइए कि ग्रहण क्या होता है? क्या किस प्रकार के ग्रहण होते हैं? सूर्य ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण क्या होता है? क्या नक्षत्रों को, ग्रहों को भी ग्रहण लगते हैं? वो ग्रहण का मतलब क्या होता, जैसा अभी आप मैं और आप बात कर रहे हो, अगर कैमरा चालू है और बात कर रहे हैं, कोई बीच में से चले गया सपोज, तो कैमरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता।
वैसे ही कोई भी ग्रह यदि सूर्य और चंद्र के बीच में आ गया तो वो उसको ग्रहण लगता है। यानी वो उसकी लाइट को जिस को रोकने को ग्रहण कहा गया है शास्त्रों में। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होता? होता क्या, जब ग्रहण लगता तो ये जो ये अपने नक्षत्र होते उसमें एक कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकलते, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। देख, कॉस्मिक फोटॉन, क्वार्क, बोसॉन, ये सब बाहर आते। तो होता क्या, पहले क्या होता, वो जब ग्रह स्ट्रेट वैसे तो उनकी उनकी जो रेज रहती उसको ऑब्जर्व करने की ताकत रहती। पर जब ग्रहण लगता तो इसको इसको ऑब्जर्व करने की ताकत कम हो जाती और फिर उसके निगेटिव निगेटिव प्रभाव आते रहते उसके। नक्षत्रों और अन्य ग्रहों को ग्रहण लगता है, नक्षत्रों सूर्य और चंद्र को लगता है। नक्षत्रों को ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण सिर्फ अपने एक्चुअली परिक्रमा जब करते रहते उसके बीच में जो शैडो तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड एन ग्रहण। इस ग्रहण के समय बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा जप तप भी करते हैं और ग्रहण को कुछ लोग तो बहुत अच्छा भी मानते हैं। होता क्या, तांत्रिक जो लोग होते, जैसा मुझे सिद्ध करना है, मंत्र सिद्ध करना है, योग सिद्ध करना है, उस समय क्या होता, मनुष्य ने यदि मंत्र का उच्चारण किया तो क्या होता, अपने अपने आप में एक आयन, अपनी बॉडी आयनाइज होती जाती। और जब बॉडी आयनाइज होती तो अपने को उसके अच्छे प्रभाव आते, निगेटिव प्रभाव अपने को हो जाते। मैं आपको एग्जाम्पल बताता, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल ट्रेजेडी 1983 में भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। तो भोपाल ट्रेजेडी में क्या हुआ, एक समुदाय था, तो वो गैस लीक हुई थी, मिथिल आइसोसाइनेट गैस लीक होते, वो बहुत पॉइजनस गैस थे। तो उस समय तो कोई वहाँ के ये थे, पंडित परिवार का, उन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने हवन, यज्ञ यज्ञ करते रहे, उन्होंने हवन किया और उसने उस जो ये हवन से ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस की कि वो गैस का प्रभाव उनके में हुआ। हालांकि वो सबसे क्लोजेस्ट थे उस समय के। ये मंत्रों का ये ताकत है। गुरुजी एक बात बताइए, क्या करियर के लिए नवग्रह की मदद होती है? क्या मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट है? किस व्यक्ति ने किस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए? किस बच्चे ने किस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए? कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार के करियर में जाना चाहिए? क्या ये सारी चीज़ें ग्रह डिफ़ाइन करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में सक्सेस मिलने के लिए, भाई करियर में सक्सेस मिलने के लिए, मॉनेटरी सक्सेस मिलने के लिए और भी बाकी की जो जीवन में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो प्राप्त करने के लिए, क्या ग्रह हमें मदद करते हैं? महेश जी, क्या है, जो ग्रह होते हैं ना, ये मनुष्य के जीवन पे 100% इम्पैक्ट डालते हैं, 100% इम्पैक्ट। एक एक ज्योतिषाचार्य किसी आदमी का करियर सेट कर सकता है। जैसा एक बात है, किसी किसी के कुंडली में मान के चलो तृतीय यानी उसका उसका गुरु ठीक नहीं है, उसका केतु ठीक नहीं है, अब उसके पेरेंट्स आ गए अपने पास, भैया मेरा लड़का तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। वो लड़का कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, वो लड़का कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। यदि वो लड़का डॉक्टर बन गया तो वो लड़का मालूम है क्या, कभी क्या करेगा, कोई दूसरा ही काम करेंगे। जैसा मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक हमारे मित्र थे, शाह बोल के, वो डॉक्टर बने। और डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ, वो जब वहाँ आए तो उन्होंने क्या, उनके घर में किराना का काम था, तो उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के किराने का काम करा। ये दोष होता, वो बन बन भी सकता पर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मंगल अच्छा नहीं है, सेना में नहीं जा सकता। बुध अच्छा नहीं है तो अकाउंटेंसी नहीं कर सकता, बराबर है। ये इसमें ये एआई का काम नहीं कर सकता। राहु अच्छा नहीं है, शेयर्स अच्छे नहीं कर सकता। और ये अपना क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो रहती वो नहीं कर सकता। अच्छा, राहु अच्छा है तो जासूस बन सकता हो, है ना, जासूस बन सकता। क्या बोलते हैं, वह सूर्य अच्छा है तो सेना नायक, अधिकारी, मिलिट्री में जा सकता, पुलिस में बन सकता। शुक्र अच्छा है तो शुक्र और गुरु अच्छा है तो वो यानी वैद बन सकता, अच्छा अच्छा डॉक्टर बन सकता। और बाकी के भी बहुत सारे है। यदि ग्रह बहुत निगेटिव है, जैसा उसका दशम स्थान से, पंचम स्थान से, लग्न से बहुत सारे हित पोती कैरियर प्रोफेशन को दिखा जाता। गुरुजी एक बात बताइए, लगना का इम्पोर्टेंस तो बहुत है। तो लगना क्या हमारी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है? हमने किस प्रकार का स्पाउस हमें मिलेगा, किस प्रकार का जॉब हम करेंगे, किस प्रकार का सक्सेस हमारी लाइफ़ में मिलेगा? क्या लगना उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है? भाई जी, जो लग्न जो होता है मीन्स पहला जो घर को माना जाता है वैदिक शास्त्र में, ज्योतिष में लग्न, लग्न मीन्स खुद पर्सनैलिटी। यदि पर्सनैलिटी अच्छी रही तो क्या होगा, आदमी को सब चीज प्राप्त होगी। यदि उसकी पर्सनैलिटी खराब है तो उस मनुष्य को सब खराब है। लग्न से चरित्र, उसकी पर्सनैलिटी, उसका होरा देखा जाता है पूरा का पूरा, वो आदमी कैसा है। अपन एक गलत आदमी को, अपन एक आदमी को मिले और अपने को वो अच्छा नहीं लगा, अपन क्या, अपन दोबारा उसको मिलते नहीं। इतना प्रभाव डालता है लग्न। एक बात बताइए कि लोग
आजकल मुहूर्त देखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एक्चुअली शादी के समय मुहूर्त देखा जाता है, नया काम शुरू करना है मुहूर्त देखा जाता है, दुकान की ओपनिंग करनी है मुहूर्त देखा जाता है, किसी बिल्डिंग की नींव को खोदना है तो मुहूर्त देखा जाता है। तो क्या मुहूर्त और उस मुहूर्त के अंदर जो ग्रह की व्यवस्था है, क्या हमारे उस प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर को डिफाइन करता है? महेश जी, यदि किसी आदमी ने दुकान यदि रात को खोली और बोले मैंने 10 घंटे दुकान खोला, मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, है ना? 10 घंटे दुकान खोला, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो बराबर है, को रात को तो सब लोग सोते, तब वो कौन आएगा उसके पास? वैसे ही मुहूर्त का होता है। जब मुहूर्त अच्छा होता है, तो जो डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन चीज़ तुम्हारी तरफ मूव करती रहती हो। तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव रहता, तो तुम्हारे काम सक्सेस होते। रावण संहिता में रावण ने इसके लक्ष्मण को जब ऐसा ये बताया था, तो उसने क्या-क्या पत्ता लिया और एक ही तरीके का मंत्र से पत्ते को छेदन किया। तो हुआ क्या था, एक बार पत्ता क्या था ताम्र का हुआ, दूसरे मुहूर्त में गया तो चांदी का और तीसरे मुहूर्त में क्या तो सोने का हुआ। तो लक्ष्मण ने उसको पूछा, ये क्या है, तुमने एक ही मंत्र 3 बार बोले और अलग-अलग समय पे बोले। तो जो अलग-अलग समय था दैट इज़ कॉल्ड एन मुहूर्त, उसके प्रभाव ऐसे। एक बात बताइए गुरुजी, अगर मुहूर्त इतना इम्पोर्टेंट है तो लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते? लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ मुहूर्त तो देखा ही नहीं जाता, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी में हमसे आगे हैं, डेवलपमेंट में हमसे आगे हैं, उनका लोकतंत्र हमसे ज़्यादा मजबूत है। हमारे पास तो सब प्रकार का शास्त्र है, फिर भी हम इतने पीछे क्यों? हम पीछे नहीं है महेश जी, हम कहाँ पीछे? इस धरती ने, भारत ने जब ज़ीरो दिया, भारत ने सब टेक्नोलॉजी दी दुनिया को। भारत के पास ऐसी-ऐसी चीज़ें कि आज भी साइंटिस्ट उसको पार नहीं पा सकते, पार नहीं पा सकते। कोई एक श्लोक का अर्थ नहीं समझता इनको। ये सिर्फ़ होता क्या है मालूम है क्या? हर एक संस्कृति 1000 साल के बाद डिटोरेट होते जाती और दूसरी संस्कृति आगे बढ़ते जाती। होता क्या है मालूम है क्या? संस्कृति जो है, संस्कृत और संस्कृति वो वक़्त के साथ बदलती हुई चीज़ है। सुसंस्कृत वो अपन बोलते हैं, सुसंस्कृत लोग कौन है? जैसे आज अंग्रेज लोगों को बहुत सारे लोग सुसंस्कृत बोलते हैं, पर आज है ना वो इंडियन को फ़ॉलो कर रहे हैं। दारू पीना, ये फालतू काम करना, क्लब जाना, ये सुसंस्कृति नहीं है। सुसंस्कृति हिंदू की है। माता-पिता की सेवा करना, बच्चों के फैमिली के साथ रहना, रिलेशन अच्छे मिलाना, जिससे शादी किया उसके साथ क्लास न निभाना, ये हमारे देश की परंपरा है। हो सकता है हम कम लोगों के नज़र में कम है, पर ये मॉरली हम बहुत आगे हैं इनसे। और बाकी बाकी चीज़ वो लोग क्या सोचते हो उनका है, ऐसा है अमित। आज के ज़माने में धर्म, अर्थ, काम यही मांगी जाता है। मोक्ष की तो कोई कामना ही नहीं करता। क्या मोक्ष की कामना करनी चाहिए या सिर्फ़ धर्म, अर्थ, काम तक सीमित रहना चाहिए? देखो महेश जी, मोक्ष ही अंतिम सत्य है, मोक्ष ही अंतिम सत्य है और मनुष्य का जीवन ही मोक्ष के लिए हुआ रहता। एक्चुअली क्या होता, भगवान को प्राप्ति करना ये आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। आप यदि करके देखो तो आपको समझेगा, जित आप दुनिया के किसी भी आदमी को उठा के देखो, एक तरफ तामसिक प्रवृत्ति का आदमी को रखो, एक सात्विक प्रवृत्ति का आदमी को रखो, दोनों को देखो, दोनों की आभा मंडल अलग-अलग रहेगा। एक रशिया में एक रिसर्च हुआ था। एक रशिया में एक रिसर्च सभी आदमी को एक लैंड के 3 भाग किए थे। एक सात्विक आदमी था जो जेल में था, जो सात्विक था। एक था थोड़ा तामसिक था, नॉन-वेज मतलब खाता था और एक बहुत ही क्रूर पापी था। तीनों ने भी फसलें उगाई, तो तीनों को भी एक जैसे पानी दिया, एक जैसा हुआ। सबसे पहले जो था, जो गंदा आदमी था, उसकी कुछ ही फसल नहीं है, उसकी पूरी फसल जल गई। दूसरे की कुछ उगी और तीसरे की जो था, जो सात्विक आदमी था, उसकी फसल लबालब आई। तो इससे ये प्रूफ हो गया, अंतःकरण शुद्ध असलं का सब शुद्ध शुद्ध होता, ऐसा उसका मतलब है। यानी आत्मा आत्मा की आखिरी खोज क्या है? मोक्ष। तो आत्मा का जो जैसा शरीर का भोजन अपन खाते हैं वो भोजन, आत्मा का भोजन मंत्र है और वो मोक्ष है। गुरुजी एक बात बताइए, क्या ग्रहों के अंदर तमस, रजस और सत्व गुण होते हैं? ग्रह के अंदर तमस, रज और सत्व गुण होते हैं, वो भिन्न-भिन्न मनुष्य के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। सात्विक मनुष्य के लिए जैसा एक आदमी सात्विक है, उसके ग्रह कितने भी खराब हो, मान के चलो उसके ग्रह पूरे खराब हो और वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हो, तो यानी इसका मतलब क्या कर रहा? वो कर्म कर रहा। जो मनुष्य कर्म करता, वो भाग्य के अधीन क्या रहेगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो मनुष्य कर्म करता, उसको भाग्य की कोई जरूरत ही नहीं। भाग्य भाग्य के भरोसे मूर्ख बैठते।
भाग्य के वजह से मूर्ख होते हैं। और जो कर्म करते उसको भाग्य ऐसा ही प्रज्वलित होता, ऐसा ही अग्नि के जैसा प्रज्वलित होता, ऐसा ही उसका तेज बढ़ते रहता। तो जो कर्म करता वो श्रेष्ठता को पार पड़ता, जो भाग्य का भरोसा रहता वो मूर्ख रहता। ज्योतिष विज्ञान है कि धर्म है? ज्योतिष विज्ञान है। और आप कह रहे हैं कि ज्योतिष धर्म नहीं है। नहीं, ज्योतिष विज्ञान है ऐसा विज्ञान जो धर्म की तरफ ले जाने का रास्ता है, ऐसा ज्योतिष है। तो इसमें अंधविश्वास के लिए भी कुछ जगह हो सकती है? देखो, अंधविश्वास एक अभियान है जिसको मेरे को ये बता। मैंने बोला 2 और 2 एंड 2, कोई बोलेगा 4, 2 एंड 2 22, है ना? 2 रेज़ टू द पावर। और तो आदमी को, मनुष्य की अपनी-अपनी समझ है। जैसा एक बात बताता, एक मनुष्य के साथ एखादे ज्योतिषाचार्य ने एखादे मनुष्य को बोला, होता क्या? जो पूछता उसको कुछ समझता नहीं और जो बताता उसको कुछ आता नहीं। ये बड़ी समस्या है ज्योतिष शास्त्र में। तो क्या कर, जो ज्ञानी रहता वो बरोबर मार्गदर्शन करेगा, उसको बराबर समझाएगा, बेटा ऐसा करो आपका ऐसा होगा। जो भटकाते हैं लोग, जो कुछ भी बोलते हैं, भटकाते हैं, इसकी वजह से अपना ज्योतिष शास्त्र ये हो रहा, ये नहीं जो खराब हो रहा। नासा में आप जाओ, मूर्ति निकालते वो लोग और फिर जाके वो सब चीजें करते। क्यों करते हो? पहले नहीं करते थे, अभी करते। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर है वहाँ के आगे में शिव की मूर्ति रखी हुई है। वो मेरे को भी याद नहीं है, मैं पर इतना इतना यानी वो बोलता कि ये क्या बोलते वो डिवाइन है, यानी वो वहाँ पे क्या संगारक है शिव, यानी इसका मतलब सृष्टि रची जाती है या सृष्टि खत्म होती है किसी डिवाइन आपके पावर में। ये ज्योतिष शास्त्र अपने को सिखाता है। अगर कर्म इंसान का प्रारब्ध निश्चित करता है, तो ग्रहों का रोल ही क्या है? एक ग्रही कर्म करने को आदमी को क्या बोलते हैं विवश करता। जैसा एक बात है, जैसा एक मनुष्य को अच्छे ग्रह की मादा चल रही, जैसे गुरु की, सापरी ग्रह की, तो क्या मेरा अच्छे कर्म करेगा। गंदे ग्रह की मादा चल के दारू पीने जाएगा ही, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता। हर हर बार आपको जो आपका जो अच्छा पीरियड आता ना, महीने की, तब आप अच्छे लोगों से टकराते, आपका भाग्य उदय होता। जब बुरे लोग आते ना, आपको दरिद्र अवस्था प्राप्त होती। गुरुजी, हम तो अब नए वर्ष में आ चुके हैं और हमारे दर्शक जानना चाहें कि 2025 उनके लिए किस प्रकार से होगा? क्या-क्या चीज़ें नई होंगी? क्या अच्छी चीज़ें होगी? क्या बुरी चीज़ें होगी? कौन-सा मिलेगा, किस प्रकार का परिणाम मिलेगा? अच्छा परिणाम मिलेगा, दुष्परिणाम मिलेगा? लोगों का जीवन सुखमय होगा कि दुखमय होगा? क्योंकि 5 साल पहले हम देख चुके हैं कि कोरोना की वजह से लोग काफ़ी त्रस्त थे। 2020 बहुत बुरा गया, 2021 बुरा गया और अब 2025 के आते ही चाइना में एक नया वायरस आया है, एचएमपीवी उसको कहते हैं। ये वायरस क्या फिर से तबाही मचाएगा? देखिए महेश जी, आपको बताता, ऐसी ही स्थितियाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय थी, उससे भी बुरी स्थिति है इस समय। इस समय लोगों को बहुत संभल के रहना चाहिए, अपना पैसा रिज़र्व करना चाहिए। 13 मार्च से 25 का जो पीरियड देखा जा रहा है, वो अनिष्ट पीरियड को अच्छा पीरियड नहीं देखा जा रहा। वो लोगों के लिए समस्या लाने वाला पीरियड है, बहुत ज़्यादा समस्या लाने वाला पीरियड है। लोगों को यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। इस साल के इसमें आदमी को अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने पैसे को और अपने जो जितने संसाधन उसको बचा के रखना चाहिए। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता निर्माण हो जाती है। बहुत भयंकर किस्म के प्रभाव हमारे पृथ्वी पे दिखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जब सूर्य ग्रहण होगा फिर एक बार इस प्रकार का दुष्परिणाम होगा? 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहा, शनि मीन राशि में परिवर्तन जा रहा। मीन राशि जल तत्व राशि। इस राशि में जाने की वजह से जल से जो उत्पन्न होने वाली चीज, जल को स्टोरेज, जल का ये डैमेज हो सकता, वो प्रलय आ सकता, भूकंप आ सकता, ये सब चीजें देखी जा सकती है। वायरस आ सकता, बीमारी आ सकती, आपस में संबंध खराब हो सकते। इसलिए आदमी ने इस समय पर कॉशियस रहना चाहिए 2026 तक। बहुत बड़ा समय है 2025 से लेके 2026 तक। देखिए, मैं इतना ही कामना करूँगा कि आपने जो कहा, उसके ऊपर हमारे दर्शक गौर करें। एक बात बताइए कि ग्रह और रत्न के बारे में भी बहुत एक काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन ग्रह और रत्न का कहा जाता है। तो अगर कोई ग्रह खराब है, तो क्या उसको सुधारने के लिए किसी रत्न का परिधान करके वो अपनी तकदीर बदल सकता है? देखो ग्रह, ये जो ये न कि ये क्या बोलते हैं, जेम्स जो होते स्टोन्स, ये किसी किस्मत नहीं बदलाते, पर ये क्या होता है, उसकी जो कमियाँ होती है, जैसा किसी को लाइट, जैसे नक्षत्र में जब उसके जिस नक्षत्र में पैदा होता है, को जो ग्रह का उसका लाइट का जो प्रभाव होता है, उसके दूसरे उसको सिर्फ उसको मैनेज कर सकता। जैसा कोई आदमी ने, जैसा बूथ खराब है,
तो ये मरकुरी पहना जाता है, क्या पन्ना पहना जाता है, एमराल्ड पहना जाता। तो ये सब कुछ थोड़ा-सा आदमी की स्थितियों को बैलेंस कर सकता। बाकी किस्मत पलटा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य हज़ारे साहब। आज आप हमारे स्टूडियो में आए। नव वर्ष में आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको नई-नई जानकारी दी, ग्रह के बारे में दी, योग के बारे में दी, दिशा के बारे में दी, नक्षत्रों के बारे में दी। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, आपके इस वाणी से प्रभावित होकर अपने-अपने जीवन को अधिक उजागर करने के लिए काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे और अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी का सही उपयोग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, चैनल 6 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल आपका चैनल है और आपके वजह से, आपके प्यार की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर बार एक नए गेस्ट को बुलाएँ, एक नई चीज़ आपके सामने लाएँ। हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। 2025 के इस पहले पॉडकास्ट में मैं फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गेस्ट श्री श्रीकांत हज़ारे जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी जो पूरी टीम है, चाहे कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, ये सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।